झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबै न कालिका, कुछ मुँह में कुछ गोद, कुछ मुँह में कुछ गोद। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सभी का एक बार फिर डीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का अगला पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, भाषा और लिपि। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा और लिपि। ठीक है, भाषा पहले हम बताते हैं भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा किस शब्द से लिया गया, कहाँ से लिया गया। ठीक है, भाषा देखिए, हम जिस तरह भाषा की परिभाषा होती है, भाषा की परिभाषा होती है कि हम जिस तरह अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं या पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। या परिभाषा और है, जैसे भाषा मनुष्यों के आचार और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने या बात करने के माध्यम है भाषा। ठीक है, और भाषा का संबंध मनुष्यों से भाई, क्योंकि भाषा हम ही लोग मतलब मनुष्य ही बोलते हैं, ना कि जानवर बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का संबंध मनुष्यों से एक परिभाषा ये हो गई। ठीक है, भाषा के माध्यम से एक मनुष्य मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का हाव भाव जानता है, आचार विचार पहुंचाता है। ठीक है, इसे भाषा परिभाषा है। और भाषा देखिए आप, भाषा आपके संस्कृत के भाष्य नामक धातु से बनी हुई है। ठीक है, आप एग्जाम में यही पूछ लेता है कि भाषा किस धातु से बनी हुई है, कहाँ से लिए गए, तो भाषा आपकी संस्कृत के भाष्य नामक धातु से बनी हुई है। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। भाषा की परिभाषा है भाषा की परिभाषा जिस तरह हम अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा आपकी ये हो गई कि जिस तरह हम अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, मतलब पहुंचाते हैं कि यहाँ तात्पर्य की बताते हैं या बोलते हैं, कहते हैं, समझाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, और आपका एक परिभाषा है भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, या ये लिख लीजिए, भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे आपसे कोई गुस्सा आ गया, हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड या गुस्सा आ गई आपसे, तो बताइए
अगर अब वो गिफ्ट खातिर गुस्सा आ गई, अब आप गए हैं, वो बोल नहीं रही, आपको आज मुँह फुला के ऐसे बैठी हैं, हाँ बैठी हैं, अब आप देख रहे हो कुछ बोल ही नहीं रही है, अब मुँह फुला के बैठी है, आप कैसे जानेंगे किस लिए गुस्सा आ गई, कि गिफ्ट के लिए गुस्सा आ गई है कि आप घुमाने पिक्चर वाना लिया गए, करे खातिर गुस्सा आ गए। तो ठीक है, तो आप जब वो बोलेगी आप तभी समझ पाएंगे, नहीं तो मुँह फुला के बैठी रहेगी, आप भी खड़े रहेंगे जब तक वो भाई बताएगी नहीं कि हमको आपने गिफ्ट नहीं दिया या हमें घुमाया नहीं, हमें पिक्चर नहीं दिखाया, इसलिए हम गुस्सा आ गए। इसलिए वो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, अगर भाषा मनुष्यों द्वारा बोली जाए तो भाषा का संबंध हमेशा मनुष्यों से होता है। भाई आपके गाय भैंस तो बोलेंगे नहीं भाषा, ये इंसान ही बोलते हैं ना, तो इसीलिए भाषा का संबंध मनुष्यों से। ठीक है, ये आप लिख लीजिए और लिख देते हैं। भाषा का संबंध मनुष्य से, भाषा का संबंध मनुष्य, क्योंकि भैया अगर भाषा नहीं होगी तो आप अपने गर्लफ्रेंड या कैसे मनाएंगे। ठीक है, भाषा का संबंध मनुष्यों से, ये मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करते हैं, ना कि जानवर करते हैं। ठीक है, इतना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे फिर चलते हैं। ले लिए होंगे आप, हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है, बताते हैं आपको। भाषा शब्द का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति, जो हम बताएं अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने मन की बात कह देना सॉरी अपने मन की बात किसी दूसरे से कह देना, इसी को अभिव्यक्ति कहते हैं। आप गुस्सा गए, जैसे वो आपको बताएगी कि हम गुस्सा हैं, हमको गिफ्ट नहीं दिए, यही अभिव्यक्ति, इसी को कहते हैं वाणी की अभिव्यक्ति। भाषा शब्द का अर्थ होता है, भाषा शब्द का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। भाषा शब्द का अर्थ होता है बाबा वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, भाषा शब्द का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। अब हम इसके आगे चलते हैं। भाषा की विशेषताएं आज हम बताते हैं, भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, पहले तो आपका भाषा का संबंध मनुष्यों से है, पहले बता चुके हैं। भाषा का संबंध मनुष्यों से है। दूसरे, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। तीसरी आपकी भाषा क्षेत्रीय होती है। भाषा क्षेत्रीय होती है। भाषा क्षेत्रीय होती है। देखिए भाषा क्षेत्रीय होती है, भाषा ध्वनिमय होती है। भाषा ध्वनिमय होती है। देखिए
भाषा की विशेषताएं हैं, बहुत ढेर सारी हैं, मतलब आपको 4 ही हम बताते हैं। भाषा के संबंध मनुष्यों से, आपको मालूम होगा कि भाषा मनुष्य बोलता है भाई, ना कि जानवर बोलते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है, जैसे हम इलाहाबाद के हैं, हमारे यहाँ अवधी बोली जाती है, हाँ। हम कहीं दूसरे ज़िले में जाएंगे, जैसे और गाजीपुर वजीपुर कहीं कहीं जाएंगे, वहाँ भोजपुरी हल्का बोली जाती है। या हम यहाँ हैं, आप यूपी के हैं, यूपी में हिंदी बोली जाती है। आप उधर चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, वहाँ मलयालम क्या क्या बोली जाती है। इसलिए भाषण परिवर्तनशील है। और भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा क्षेत्रीय सीमा होती है। क्षेत्रीय सीमा का भी तात्पर्य यही है दोस्तों कि भाषा अब यहाँ हमारे प्रयागराज में अवधी बोली जाती है और कहीं और कुछ बोली जाती है, इसका ये क्षेत्रीय सीमा है, ठीक है। अब भाषा ध्वनिमय होती है। ध्वनिमय मतलब जैसे हम बताए थे ना आपको पहली क्लास में बता चुका, जैसे कि ध्वनिमय तात्पर्य है आपका, हम कुछ भी बोलेंगे हम, जैसे का ही बोलेंगे, हमारे मुंह से साउंड निकलेगी, कुछ बोलेंगे तो या चिल्लाएंगे, वो भी साउंड है। अगर हम कुछ भी बोलेंगे जो हमारे मुंह से साउंड निकलेगा, यही ध्वनि कहते हैं, ठीक है। यही ध्वनिमय होती है। तो ये हो गया आपकी भाषा की विशेषताएं। अब हम लोग आते हैं भाषा की भेद पे, ठीक है। पहले तो हम आपको एक क्वेश्चन, ये बहुत आता है, हम बता देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है आपका ये क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। ये क्वेश्चन आपका हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा एकदम सेम टू सेम ऐसे पूछ लेता कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई या किस धातु से हुई है, किस धातु से, या किस लिख लीजिए, या किस धातु से हुई है। तो आप किस धातु से हुई है। तो मेरे दोस्तों, भाषा शब्द उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य नामक धातु से, भाष्य नामक धातु से हुई है, ठीक है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो आप पेपर में हमेशा यही पूछ लेते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई। तो आप बेझिझक आप बताइएगा भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य नामक धातु से हुई है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं भाषा के भेद पे। भाषा शब्द की उत्पत्ति मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य नामक धातु से हुई है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। भाषा के भेद। भाषा के मेरे दोस्तों 3 भेद होते हैं, ठीक है। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला आपका है बोलिया, दूसरी है आपकी परिनिष्ठित भाषा, तीसरी है आपकी राष्ट्रभाषा। ये आपकी राष्ट्रभाषा, ठीक है। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहली है आपकी बोलिया, दूसरी है परिनिष्ठित, तीसरी है राष्ट्रभाषा, ठीक है। आप लोग सुनते होंगे हमारी मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा मतलब आप जिस क्षेत्र में
जिस स्टेट में रहते हैं, हाँ, वहाँ पैदा हुए, पैदा होने के साथ जैसे आप 2 साल 3 साल बाद जो बोलते हैं, जो बोलने वो पैदा होने के 3 साल 4 साल बाद जो आप बोलते हैं, बच्चे बोलते नहीं हैं, जिस राज्य में पैदा होते हैं वही उनकी पहली भाषा वो बोलते हैं, वही उनकी मातृभाषा। जैसे हम लोग यूपी में पैदा हुए हैं, ठीक है, हम लोग यूपी में पैदा हुए हैं, यूपी में प्रयागराज, तो यहाँ हम 3-4 साल जब हुए तो पहले हिंदी ही बोले थे, हिंदी ही बोले थे, हमारी मातृभाषा भाई हिंदी हो गई, ठीक है। और जो साउथ में पैदा हुआ है, जो तमिलनाडु या कहीं भी पैदा हो, जो वहाँ की भाषा होगी, जो बच्चा पैदा हो 2-3 साल बाद बोलेगा, जो तमिल भाषा मलयालम भाषा है, वो भाषा जब 3 साल बाद, वो 2 साल बाद जब बच्चा बोलेगा, जो पहली भाषा पैदा होने के 2-3 साल बाद बोलते हैं बच्चे शुरू से ही, उसे मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा इतना। अब हम लोग एक एक भाषा पे आते हैं, पहले बोलिया भाषा पे आते हैं। इसका आपकी पहली बोलिया भाषा, बोलिए भाषा का तात्पर्य मेरे दोस्तों, मेरे भाई, बोलिए भाषा का अर्थ है जो भाषा, बोलिए भाषा, जो भाषा हम अपने घर परिवार रिश्तेदारों के बीच बोलते हैं उसे बोलिया भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने घर में अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादी दादा से बोलते हैं, और जो रिश्तेदारों के बीच में बोलते हैं उसे हम बोलिया भाषा कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा है जो भाषा हम अपने घर में अपने माता पिता तथा रिश्तेदारों के साथ बोलते हैं उसे बोलिया भाषा कहते हैं, ठीक है। ये है बोलिया भाषा का तात्पर्य मेरे दोस्त, जो भाषा हम अपने घर में अपने माता पिता तथा रिश्तेदारों के साथ में बोलते हैं उसे हम बोलिया भाषा कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग अगली भाषा पर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरी भाषा पाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपकी दूसरी भाषा है ये परिनिष्ठित, आपकी दूसरी भाषा है परिनिष्ठित भाषा का परिभाषा है जो बोलिया भाषा में जब व्याकरण का प्रयोग होने लगे, कुछ व्याकरण का प्रयोग होने लगे और कुछ जन समुदाय द्वारा बोला जाने लगे, हम उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, ठीक है।
परिनिष्ठित भाषा का आशय है जो भाषा में व्याकरण का प्रयोग होने लगे और कुछ जन समुदाय द्वारा बोला जाने लगे, उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है। जब बोलियो भाषा में व्याकरण का प्रयोग होने लगे और कुछ समुदाय द्वारा बोली जाने लगे उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका परिनिष्ठित भाषा की परिभाषा। जब बोलिया भाषा में व्याकरण का प्रयोग होने लगे और कुछ समुदाय द्वारा बोली जाने लगे, उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग तीसरी भाषा पाते हैं। तीसरी भाषा है आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की परिभाषा है जब परिनिष्ठित भाषा कुछ जन समुदाय द्वारा बोली जाने लगे तथा सामाजिक और राजनीतिक सरोकार को देखते हुए ग्रहण किए जाने लगे। ठीक है, तथा सामाजिक और राजनीतिक सरोकार को देखते हुए ग्रहण किए जाने लगे तथा समुदाय द्वारा बहुत सारी समुदाय द्वारा बोली जाने लगी, उसे परिनिष्ठित आपकी राजभाषा कहते हैं। ठीक है। एक बार हम फिर बता देते हैं आपकी राष्ट्रभाषा की परिभाषा। जब परिनिष्ठित भाषा जन समुदाय द्वारा बोली जाने लगे और कुछ जन समुदाय द्वारा बोली जाने लगे जिसमें राजनीतिक और सामाजिक सरोकार को देखते हुए ग्रहण किया जाए और समुदाय और देश के माध्यम से बोला जाने लगे, तो तब उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है। जब परिनिष्ठित भाषा कुछ समुदाय द्वारा तथा सामाजिक और राजनीतिक सरोकार द्वारा ग्रहण
ग्रहण किया जाए, ग्रहण किया जाए और समुदाय के माध्यम से देश द्वारा बोली जाने लगे उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया जब परिनिष्ठित भाषा में कुछ समुदाय द्वारा तथा सामाजिक और राजनीतिक स्वरूपों द्वारा ग्रहण किया जाए और समुदाय के माध्यम से देश द्वारा बोली जाने लगे उसे हम राष्ट्रभाषा या राजभाषा कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये हो गया, तीनों भाषाएं यहाँ समाप्त हुए। अब हम बताते हैं इसकी जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि भारत का राज्य भाषा हिंदी है तथा राज्य और लिपि देवनागरी लिपि है, कागजी लिपि देवनागरी लिपि है। आइए हम लोग थोड़ा दो पॉइंट है इसको देखते हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की राज्य भाषा हिंदी है। ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी है। और आपका दूसरा है, और भारत की कागजी का मतलब होता है दोस्तों, कागजी का मतलब कार्यालय, काम धाम, जैसे आप लोग काम करते हैं कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में, उसे कागजी बोलते हैं। ठीक है, कागजी लिपि देवनागरी है। ठीक है, ये आप भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की कागजी लिपि देवनागरी। आपकी देवनागरी लिपि कहाँ ली गई, आइए हम बताते हैं। आपकी देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से ली गई है। ठीक है, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से ली गई है। आप ब्राह्मी लिपि अभ्रंश लिपि से ली गई। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में टकरा जाता है, बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मी लिपि अपभ्रंश लिपि से ली गई। ठीक है, अपभ्रंश लिपि से ली गई है। यहाँ से इतना क्वेश्चन आपके सही हुए, मतलब पूछ लेता है कि भारत की राजभाषा क्या है। तो आप बेझिझक मेरे दोस्तों आप बताइए भारत की राजभाषा हिंदी है। और पूछ लिया अगर आपसे भारत की कागजी लिपि कौन सी है, तो आप बताइए कि देवनागरी है। आप पूछ लिया आपसे कि देवनागरी लिपि कहाँ से ली गई, तो आप बताइएगा ब्राह्मी लिपि से ली गई है। अगर पूछ लिया आपका कि ब्राह्मी लिपि कहाँ से ली गई, तो आप बेझिझक मेरे दोस्तों बताइएगा अपभ्रंश लिपि से ली गई। ठीक है,
और इसके बारे में हम बताते हैं कुछ संविधान प्रति भारत की किस अनुच्छेद में हिंदी की राजभाषा और किस भाग में किस अनुसूची में भाषा का रखा गया है, भाषा को रखा गया, ठीक है। पहले तो हम बता देते हैं आपको हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी बहुत पूछता है पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि संविधान के, ये भी क्वेश्चन आपके संविधान में या संविधान के लिखिए, संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 भाग 17 और अनुसूची 8वीं में भाषा को रखा गया या रखा गया है, ठीक है। संविधान के भाग 17 में तथा अनुच्छेद 343 और अनुसूची 8वीं में आपकी ये हिंदी भाषा लीजिए, कुल आपके 8वीं अनुसूची में या आपके संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये हम लिख देते हैं। और 8वीं अनुसूची में पूरी 22 भाषा का उल्लेख है, मतलब 8वीं अनुसूची में पूरी 22 भाषा का आप रखा गया है, ठीक है। संविधान में कुल 22 भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। अब इसके बाहर आपका भाषा से कुछ बाहर नहीं पूछ सकता, ठीक है। बस आपको इतना याद रखिएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप 14 सितंबर बताइए। संविधान किस भाग में हिंदी हो, मतलब भाषाओं किस भाग में हिंदी भाषा है तो आप बताइएगा। 17 में किस अनुच्छेद में, 343 में बताइएगा। और किस अनुसूची में तो 8वीं अनुसूची में बताइएगा, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख है तो आप बताइएगा 22 भाषा, ठीक है। ये आपका आज यहाँ भाषा समाप्त हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा लिपि पे चलते हैं। लिपि लिपि का मतलब है लिखना, ठीक है। लिपि का मतलब है लिखना। जैसे ध्वनि का अपना कोई स्थायित्व तो होता नहीं है। जैसे आप कोई आपसे कहा
कोई आपसे कहा कुछ कहा कि जाइए उससे उनसे ये कह दीजिए, आइए राम कह दीजिए कि घर जाए, उनकी मम्मी कह रही, ठीक है। तो आप वो भाषा मतलब वो कब तक याद रखें, 1 साल 2 साल 3 साल तक याद रखेंगे किसी चीज़ को, या इतिहास ही पढ़ रहा। जैसे हम लोग इस समय इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतिहास पढ़ रहे हैं, मुग़ल फलाना ठिकाना जो लिखा है इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर ये लिखा ना अगर होता, ये लिपि ना होती तो हम तो थे नहीं, कोई बताने वाला था नहीं। अगर कोई बताता भी है तो सेम ऐसा बता नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए ध्वनि की कोई अपनी स्थायित्व तो नहीं होती, इसलिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ी और हम लोग लिपि में आ गए, ठीक है। लिपि लिखने के लिए प्रयोग होने लगी, ठीक है। जैसा कि ध्वनि की कोई स्थायित्व नहीं है, इसलिए हम अपने विचारों को दीर्घकाल इससे तात्पर्य है दोस्तों लंबे समय तक, मतलब काफ़ी समय, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं ये दीर्घकाल ही हुआ, दीर्घकाल तक रखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की कोई स्थायित्व नहीं है, इसलिए हम अपने विचारों को, जैसे कि इतिहास हम लोग पढ़ते हैं कि मुग़ल या गौरी ने कब आक्रमण किया, किससे लड़ाई, अगर लिपि ना होती मेरे भाई तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं कि 14, 15, 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ या ना हुआ, हम लोग जानते नहीं। इसलिए ध्वनि को अपने विचारों को दीर्घकाल तक रखने के लिए हम लोग लिपि का प्रयोग हुआ, ठीक है। ये हुआ आपका लिपि, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारत की लिपि देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से ली गई, ब्राह्मी लिपि आपकी अपभ्रंश लिपि से ली गई, ठीक है। ये तो आप दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। आप बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी सुझाव देने को हो कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।